हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना रेल एक्सपर्ट चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं अहमदाबाद मंडल का ओएस एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक का पार्ट 1 में डिस्कशन कर लिया था। इस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगा और आज हम इसका पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है पीसीओ प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अलाउंस उत्पादन नियंत्रण संस्थान भत्ते का दर गैर पर्यवेक्षक कर्मचारियों के लिए क्या है। नॉन सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए क्या है पीसीओ का अलाउंस का रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12% है। और यह जो सुपरविजर स्टाफ है लेवल 7 का उसको 6% मिलता है। और यह जो प्रोडक्शन यूनिट होता है, जो वर्कशॉप होता है, उसमें जो काम करते हैं उसको मिलता है पीसीओ अलाउंस। और यह पीसीओ अलाउंस शुरू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। 2017 से शुरू हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है पीसीओ उत्पादन नियंत्रण संस्थान भत्ते की दर पर्यवेक्षक कर्मचारियों लेवल 7 के लिए क्या है। तो यह लेवल 7 के लिए 6% है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और नॉन सुपरविजरी स्टाफ जिसमें लेवल 6 तक आते हैं, जेई तक, उसको मूल वेतन का 12% मिलता है। बाकी जो सुपरवाइजरी स्टाफ होते हैं लेवल 7 के, उनको 6% मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विशेष कर्तव्य भत्ता की दर क्या है। तो यह स्पेशल ड्यूटी अलाउंस होता है जिसका रेट अभी 10% है। यह स्पेशल ड्यूटी अलाउंस किसको दिया जाता है। तो यह दिया जाता है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और लद्दाख में जो काम करते हैं उस कर्मचारियों को दिया जाता है। उसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है एनएफआर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इस जोन के अधीन जो भी डिवीजन आते हैं, जैसा कि लुमडिंग हो गया, तिनसुकिया और रंगिया, यह डिवीजन में जो काम करते हैं उन कर्मचारियों को स्पेशल ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। यह एक विशेष अलाउंस रहता है। और इनके अलावा बाकी जो लद्दाख लद्दाख में जो काम करते हैं उस कर्मचारियों को भी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है और इसका रेट है
10% बेसिक पे का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, विशेष कर्तव्य भत्ते के लिए निम्नलिखित में से किस मंडल के कर्मचारी योग्य होंगे? तो यह मैंने अभी बताया। तो इसमें आएगा लुमडिंग आएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के ए कोई डिवीजन को नहीं मिलता है। इसमें लुमडिंग, तिनसुकिया और रंगिया 3 डिवीजन में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। एंड जो लद्दाख में काम करते हैं, लद्दाख रीजन में, उनको भी मिलता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55, स्थायी चिकित्सा भत्ते की दर क्या है? स्थायी चिकित्सा भत्ता मीन्स फिक्स मेडिकल अलाउंस, FMA। FMA की दर अभी है 1,000 रुपया प्रति माह। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आपको यह मैं इस क्वेश्चन में यह भी बता दूं कि FMA किसको दिया जाता है। तो FMA दिया जाता है जो कर्मचारी मतलब रेलवे अस्पताल से 2.5 किमी से ज़्यादा दूर रहते हैं, उनको दिया जाता है। जो रेलवे जो कर्मचारी का निवास स्थान होता है उनसे रेलवे हॉस्पिटल 2.5 किलोमीटर से कम दूरी पर है तो उसको FMA नहीं मिलता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, रेलवे डॉक्टर को देय नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ते का दर क्या है? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, NPA, इसको NPA भी बोला जाता है। इसका दर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20% है। और यह NPA बेसिक पे का मूल वेतन का 20% दिया जाता है। तो इसमें एक यह भी प्रावधान है कि NPA जो है वो कर्मचारी का बेसिक पे प्लस बेसिक पे प्लस NPA ये दोनों मिला के 2,37,500 से अधिक नहीं होना चाहिए प्रति मंथ। NPA जो मिलता है रेलवे डॉक्टर्स को, उसमें मतलब उसका बेसिक पे प्लस NPA दोनों का अमाउंट जोड़ के मैक्सिमम यह 2,37,500 से ज़्यादा प्रति माह नहीं होना चाहिए। यह भी प्रावधान है, यह भी याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, बाल शिक्षा भत्ता तथा हॉस्टल अनुदान एक साथ लिए जा सकते हैं? यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह ट्रू है, सत्य है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी दोनों एक साथ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, AILTC की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन, अखिल भारतीय अवकाश यात्रा छूट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, 5 साल की सेवा के पश्चात लेवल 1 का रेलवे कर्मचारी कितने विशेषाधिकार पास के लिए योग्य होगा? जिस रेलवे कर्मचारी की 5 साल की सर्विस हो जाती है उसके बाद में वो कितने प्रिविलेज पास के लिए योग्य होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेवल 1 का कर्मचारी के लिए पूछा है। तो इसमें 5 साल की सेवा के बाद 3
प्रिविलेज पास दिए जाते हैं और इसमें एक एसी का पास मिलता है और 2 स्लीपर का पास मिलता है, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विशेष कैजुअल अवकाश देय नहीं होगा? स्पेशल सीएल कौन सी स्थिति में नहीं मिलती है? तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन। प्रादेशिक सेना का कैंप जाने हेतु इसमें भी मिलती है। श्रमिक संघ की बैठक में जाने हेतु इसमें भी स्पेशल सीएल मिलती है। राजनीतिक दल की बैठक में जाने हेतु इसमें स्पेशल सीएल नहीं मिलती है और रक्तदान करने हेतु भी स्पेशल सीएल मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दल की बैठक में जाने हेतु स्पेशल सीएल नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है 61, पीएलबी की फुल फॉर्म क्या है? पीएलबी की फुल फॉर्म है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, एनपीएस क्या है? एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, एनपीएस में सरकारी योगदान का प्रतिशत कितना है? गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना है एनपीएस में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14% है। और इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? तो एम्प्लॉय का 10% रहता है कंट्रीब्यूशन एनपीएस में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा भत्ते का प्रकार नहीं है? अलाउंस का प्रकार नहीं है। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यातायात भत्ता यह भी है। डियरनेस अलाउंस यह भी है, महंगाई भत्ता। ऑप्शन सी एडिशनल पोस्ट अलाउंस यह भी है, अतिरिक्त पद भत्ता। ऑप्शन डी है गृह भत्ता, हाउस होम अलाउंस, यह कोई अलाउंस रेलवे में नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, बाल शिक्षा भत्ते की मासिक दर क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मासिक दर क्या है? तो इसका ओबीसी 2000, 3000, 4000, इसमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ अबव। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का प्रति माह का दर क्या है, रेट क्या है? तो यह है 2812.5 प्रति माह। और एक साल में, पूरे साल में 12 मंथ का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है? तो यह मिलता है 33,750 प्रति ईयर, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस रैंक के अधिकारी को स्वर्ण पास दे है? गोल्ड पास। किस रैंक के अधिकारी को गोल्ड पास मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोर्ड के सदस्य को गोल्ड पास मिलता है। बाकी ये जो दोनों है ऑप्शन ए बी, इसको सिल्वर पास दिया जाता है, एसएजी और एचएजी अधिकारी को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, जेएजी अधिकारी को कितने सेट पीटीओ दे है? जेएजी अधिकारी को 4 सेट पीटीओ दे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 सेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें से कौन सा रेलवे पास का प्रकार नहीं है? तो अपना देखते हैं ऑप्शन ए है स्कूल पास, शाला पास, यह भी पास का प्रकार है। रेसिडेंशियल कार्ड पास, निवास कार्ड पास, यह भी है पास का प्रकार। इमरजेंसी पास,
आपातकाल पास, यह कोई पास का प्रकार नहीं है रेलवे में। विधवा पास यह भी है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इमरजेंसी पास। ये कोई पास का प्रकार नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, मानार्थ पास धारक स्वतंत्र सेनानी राजधानी की किस श्रेणी में यात्रा कर सकता है? जो फ्रीडम फाइटर होते हैं वो राजधानी के कौन से क्लास में, जो कॉम्प्लीमेंट्री पास धारक होते हैं फ्रीडम फाइटर, वो राजधानी के कौन से क्लास में यात्रा कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड एसी में ट्रैवल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, पास धारक का अनुचर होना चाहिए। जो पास धारक का अटेंडेंट होता है वो क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुल टाइम पेड सर्वेंट, पूरे समय का वेतनभोगी नौकर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ब्रेक यात्रा किस स्थिति में अनुमत नहीं है? ब्रेक जर्नी कौन सी स्थिति में परमिसिबल नहीं है? तो कौन से पास में मतलब ब्रेक जर्नी नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेटलमेंट पास में कोई ब्रेक जर्नी नहीं रहता है, यह डायरेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विशेषाधिकार पास में कितनी ब्रेक यात्रा अनुमत है? प्रिविलेज पास में कितनी ब्रेक जर्नी एडमिसिबल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव, क्योंकि इसमें प्रिविलेज पास में कोई ब्रेक जर्नी की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे कितनी भी ब्रेक जर्नी डाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, सेवानिवृत्ति के पश्चात मानार्थ पास हेतु न्यूनतम कितनी सेवा जरूरी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 साल की सेवा के बाद ही मानार्थ पास मिलता है। 20 साल की सेवा पूरी नहीं होती तो मानार्थ पास के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, स्प्लिट पास, विभाजित पास किस रेलवे कर्मचारी को जारी किया जाता है? तो पहले तो मैं आपको यह समझा देता हूँ कि स्प्लिट पास क्या होता है। स्प्लिट पास है जो एक विशेष सुविधा पास है, यह आपातकालीन स्थिति में या ड्यूटी के कारण जारी किया जाता है। इसमें दो अलग अलग पार्ट में जारी किया जाता है स्प्लिट पास, जिसमें एक हिस्से में कर्मचारी के फैमिली ट्रैवल कर सकते हैं और दूसरे हिस्से में एम्प्लॉय खुद ट्रैवल कर सकता है, जिसे स्प्लिट पास बोला जाता है। तो यह स्प्लिट पास के लिए कौन एलिजिबल है, किसको जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल रेलवे सर्वेंट, सभी रेल कर्मचारी को स्प्लिट पास मिल सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक रेल कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस में कितने दिन की अवकाश दे नहीं, लीव नॉट ड्यू, ले सकता है? तो पूरी सर्विस में लीव नॉट ड्यू अप टू 360 दिन तक ले सकता है रेलवे कर्मचारी।
अब बढ़ते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 76 है, अवकाश दे नहीं, लीव नॉट ड्यू हेतु न्यूनतम कितनी सेवा होनी जरूरी है? तो इसमें कोई न्यूनतम सेवा की जरूरत नहीं होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह कर्मचारी अपॉइंटमेंट के बाद में कभी भी ले सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद 360 दिन तक दिया जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है, अस्पताल अवकाश किस श्रेणी के स्टाफ को दे है? तो अस्पताल अवकाश तो हॉस्पिटल लीव रहता है, वो ग्रुप सी के कर्मचारियों को मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अस्पताल अवकाश अन्य अवकाश के साथ अधिकतम कितने दिन का लिया जा सकता है? तो हॉस्पिटल लीव है जो अन्य अवकाश के साथ जोड़कर मैक्सिमम 28 मंथ के लिए लिया जा सकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, अध्ययन अवकाश हेतु न्यूनतम कितनी सेवा की आवश्यकता है? स्टडी लीव। स्टडी लीव के लिए मिनिमम कितनी सर्विस होनी चाहिए? तो स्टडी लीव के लिए मिनिमम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक रेल कर्मचारी चिकित्सा अधिकारी के अलावा को अधिकतम कितने दिन का अध्ययन अवकाश दिया जाता है? तो इसमें पूछा है कि अगर रेल कर्मचारी जो चिकित्सा अधिकारी के अलावा दूसरे जो रेल कर्मचारी उनको अधिकतम कितने दिन का अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मंथ दिया जा सकता है। और मैं आपको ये चिकित्सा अधिकारी का भी बता देता हूँ। तो इसको मैक्सिमम 36 मंथ का स्टडी लीव मिल सकता है, यह भी याद रखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्टेशन मास्टर के 7 महीने के भारत से बाहर अवकाश हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? स्टेशन मास्टर के 7 मंथ का एक्स इंडिया लीव सैंक्शन कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीआरएम महोदय जी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, एक महिला रेल कर्मचारी जिसका बच्चा मानसिक रूप से बाधित है, बच्चे की आयु किस आयु तक सीसीएल ले सकती है? बच्चे की किस आयु तक सीसीएल ले सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 साल तक ले सकती है। वैसे नॉर्मल चाइल्ड रहते हैं जो फिजिकली फिट रहते हैं उनको सीसीएल 18 साल तक की उम्र होती है तब तक मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक पुरुष रेलवे कर्मचारी को नसबंदी हेतु कितने दिन का आकस्मिक अवकाश दे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 दिन का मिलता है पुरुष रेलवे कर्मचारी को। पुरुष रेलवे कर्मचारी होता है वो खुद नसबंदी करवाता है तो उसको 6 दिन का स्पेशल सीएल दिया जाता है। और इसके कनेक्टेड एक दो क्वेश्चन है मैं आपको समझा देता हूँ। यह भी याद रखिएगा कि अगर पुरुष रेलवे कर्मचारी है और उसकी पत्नी जो रेलवे कर्मचारी नहीं है वो नसबंदी अगर करवाती है तो उस मामले में पुरुष कर्मचारी को 7 दिन का स्पेशल सीएल दिया जाता है। और दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है इसके संबंध में कि भाई
जो विवाहित महिला होती है, महिला रेल कर्मचारी होती है, तो वो खुद स्वयं की ट्यूबेक्टोमी करवाती है, तो उस मामले में 14 डेज उसको स्पेशल सीएल मिलता है। और जो महिला रेल कर्मचारी होती है लेकिन उसका पति जो रेल कर्मचारी नहीं है, वो अगर नसबंदी करवाता है तो उस मामले में वो महिला रेल कर्मचारी को 1 दिन का स्पेशल सीएल दिया जाता है, यह भी याद रखेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक महिला रेलवे कर्मचारी को उसके पति की नसबंदी पर कितने दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देगी। हमने अभी आगे का क्वेश्चन में ही देखा कि एक महिला रेल कर्मचारी को उसके पति की नसबंदी पर कितने दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और महिला रेल कर्मचारी का जो पति है, जो रेल कर्मचारी नहीं है, वो अगर नसबंदी करवाता है तो उसको मात्र 1 दिन का ही स्पेशल सीएल दिया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक पुरुष रेलवे कर्मचारी को उसकी पत्नी की नसबंदी पर कितने दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देगी। तो हमने ये भी देखा कि एक पुरुष रेलवे कर्मचारी है लेकिन जो उसकी पत्नी रेलवे कर्मचारी नहीं है और उसकी पत्नी नसबंदी करवाती है, तो जो पुरुष रेल कर्मचारी है उसको कितने दिन का स्पेशल सीएल मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 दिन के लिए पुरुष कर्मचारी को उसकी पत्नी की नसबंदी करवाने पर स्पेशल सीएल मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक रेल कर्मचारी का तबादला, तबादला मीन्स ट्रांसफर, चेन्नई से जम्मू हो जाता है, उसे कितने दिन का नियुक्ति समय मिलेगा। तो चेन्नई से जम्मू का दूरी 2000 किमी से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 दिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है, मानसिक रूप से बाधित पुत्र किस उम्र तक पारिवारिक पेंशन हेतु योग्य है। जो मानसिक रूप से डिसेबल्ड बाधित पुत्र है, जो वो किस उम्र तक पारिवारिक पेंशन हेतु योग्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग, जीवन भर, मतलब ये पारिवारिक पेंशन हेतु योग्य है। अगला क्वेश्चन है 88, इसमें से कौन पारिवारिक पेंशन हेतु योग्य है। तो इसमें हम देखते हैं, विधवा पुत्री, यह भी पारिवारिक पेंशन हेतु योग्य है। तलाकशुदा पुत्री, यह भी पारिवारिक पेंशन हेतु योग्य है। अविवाहित पुत्री, यह भी पारिवारिक पेंशन हेतु योग्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पारिवारिक पेंशन हेतु योग्य है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, कितने साल के बाद पेंशन का परिवर्तित भाग पुनः स्थापित हो जाता है। तो इसमें यह कहा है कि पेंशन कब रिस्टोर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 साल बाद पेंशन रिस्टोर होता है, पुनः स्थापित होता है। तो 89 में, क्वेश्चन नंबर 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 साल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है, 95 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन कितने प्रतिशत बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50% बढ़ जाती है पेंशन 95 साल की आयु के बाद। तो इसमें इसके संबंध में जो दो चार और क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं उसके बाद में उसकी आयु अगर 80 साल से 85 साल तक
हो जाती है तब उसका पेंशन होता है जो 20% बढ़ जाता है। फिर 85 से 90 साल तक की आयु में उसका पेंशन 30% बढ़ता है, और 90 साल से 95 साल की आयु हो जाने पर उसका पेंशन 95 साल तक की आयु हो जाने पर उसका पेंशन 40% बढ़ जाता है, और 95 साल से 100 साल तक की आयु हो जाने पर उसका पेंशन 50% बढ़ जाता है, और 100 साल से एबोव 100 साल से ऊपर की आयु हो जाने पर उसका पेंशन 100% बढ़ जाता है। तो यह भी पूरा याद रखेगा, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस आयु तक अविवाहित व बेरोजगार पुत्र पेंशन हेतु पारिवारिक पेंशन हेतु योग्य है? तो अविवाहित या तो बेरोजगार पुत्र होता है जो 25 साल की आयु तक पारिवारिक पेंशन हेतु योग्य होता है। 25 साल के बाद उसको पारिवारिक पेंशन नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्यक्ति की जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित सूचना हेतु आरटीआई अधिनियम में आगे समय सीमा क्या है? तो जब कोई आरटीआई करने वाले का एप्लीकेंट का मतलब पर्सन का लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल होता है, व्यक्ति की जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना होती है, तो उसमें आरटीआई कितने समय सीमा में देना जरूरी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 48 घंटे में आरटीआई का निपटान करना जरूरी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना हेतु फीस क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 रुपया। आरटीआई करने के लिए 10 रुपया भरना पड़ता है आपको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, आरटीआई का कौन सा भाग सार्वजनिक प्राधिकारियों के कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4/1, जो सार्वजनिक प्राधिकारियों के कर्तव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, इसमें से एचआरएमएस का मॉड्यूल कौन सा नहीं है? एचआरएमएस का मॉड्यूल कौन सा नहीं है? तो इसमें देखते हैं अपने उदीप एचआरएमएस का मॉड्यूल है, उदित भी है, यूडीआईएम जो एचआरएमएस का मॉड्यूल नहीं है, तो ये ऑप्शन इसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है, अराजपत्रित अधिकारियों के तबादले ट्रांसफर से संबंधित मास्टर परिपत्र कौन सा है? मास्टर सर्कुलर कौन सा है? नॉन गजेटेड स्टाफ के ट्रांसफर के संबंध में मास्टर परिपत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 नंबर 24 नंबर का जो मास्टर सर्कुलर है वो नॉन गजेटेड स्टाफ के ट्रांसफर के रिलेटेड है। और इसमें यह भी बता दूं मैं आपको कि 25 नंबर का जो मास्टर सर्कुलर है वो एब्सॉर्प्शन ऑफ मेडिकल डिग्रेडेशन नॉन गजेटेड स्टाफ के संबंध में है। अल्टरनेटिव पोस्ट दिया जाता है मेडिकल डिग्रेडेड स्टाफ को, उसके संबंध में है 25 नंबर का मास्टर सर्कुलर। और 26 नंबर का जो मास्टर सर्कुलर है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के एक्ट के संबंध में है, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है, पारस्परिक
तबदले पारस्परिक ट्रांसफर म्यूचुअल ट्रांसफर में कर्मचारी कितने दिनों में कार्यमुक्त किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 दिनों में कार्यमुक्त किया जाना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है, मास्टर परिपत्र 31 किससे संबंधित है? मास्टर सर्कुलर नंबर 31 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलेक्शन से संबंधित है मास्टर सर्कुलर 31। और ये सीनियोरिटी से संबंधित मास्टर सर्कुलर है। मैं आपको बता देता हूँ 34 नंबर का मास्टर सर्कुलर है जो सीनियोरिटी से संबंधित है। और नॉन सिलेक्शन गैर चयन के संबंध में मास्टर सर्कुलर नंबर 37 है, यह भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है, स्टाफ कल्याण निधि के अंतर्गत प्रति व्यक्ति योगदान कितना है? स्टाफ बेनिफिट फंड में प्रति व्यक्ति कंट्रीब्यूशन कितना काटा जाता है? तो इसका सही उत्तर, इसमें ABC कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मैं यह बता दूं कि स्टाफ कल्याण निधि में प्रत्येक एम्प्लॉय का 800 रुपया कटता है और यह प्रति ईयर कटता है, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 100 है, लाइसेंस पोर्टर को जारी मानार्थ पास की वैधता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 महीने वैलिडिटी होती है मानार्थ पास की, जो लाइसेंस पोर्टर को दिया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब 10 क्वेश्चन है जो राजभाषा के संबंध में है, इसका हम डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, क्षेत्र कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यालय का प्रशासनिक मुखिया जो होता है वो क्षेत्र कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 है, क्षेत्र कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी अधिकारी होता है इसका सदस्य सचिव। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 है, अंडमान व निकोबार केंद्र शासित प्रदेश किस में आता है, मतलब कौन से क्षेत्र में आता है? राजभाषा के तहत देश को मतलब 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क ख ग ABC। तो इसमें अंडमान और निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन से क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क क्षेत्र में आता है या तो ए क्षेत्र में आता है, अंडमान और निकोबार समूह जो है वो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 है, राजभाषा संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं राजभाषा संसदीय समिति में, और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 है, राजभाषा संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? यह क्वेश्चन मेरे को लग रहा है वापस रिपीट हुआ है या तो कुछ मिस्टेक हो रखा है इसमें। तो इसमें मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि लोकसभा संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं संसदीय राजभाषा समिति में, यह याद रखिएगा, यह परफेक्ट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
106 है। राजभाषा संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 में किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 351 नंबर के अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के संबंधित निर्देश है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 है राजभाषा नियम कब पास किए गए? राजभाषा नियम 1977 में पास किए गए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 है राजभाषा नियम कब संशोधित किए गए? तो राजभाषा नियम 1977 जो था वो संशोधित किया गया 1987 में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि राजभाषा नियम को 3 बार संशोधित किया गया था। यह पहली बार 1987 में, फिर 2007 में, फिर 2011 में। ऐसे टोटल 3 बार राजभाषा नियम संशोधित हुआ था, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 है इनमें से कौन सा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आरंभिक पाठ्यक्रम है? तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए टोटल 3 पाठ्यक्रम आते हैं। उसमें प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबोध है वो आरंभिक पाठ्यक्रम है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों यह था हमारा OSLDC का क्वेश्चन पेपर, इसका हमने सॉल्यूशन किया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। और इसमें जो उत्तर दिए हैं वो सारा मेरा खुद का इंटरप्रेशन था। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो या तो कोई उत्तर गलत लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, जिसका हम सुधार कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फिर से सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।